एक दिन की बात है। अनन्या, जो 28 साल की थीं, को कमर में तेज दर्द हो रहा था। उनकी कमर में लचक आ गई थी, जिसके कारण वह परेशान थीं। अनन्या अपने कमरे में लेटी हुई थी जब 24 साल का अर्जुन, उनका छोटा देवर, उनके कमरे में आया। उसने अनन्या की परेशानी देखी और चिंता भरे स्वर में बोला, भाभी, आप लेट जाइए। मैं अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए मना किया। नहीं अर्जुन, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। लेकिन अर्जुन ने प्यार भरे अंदाज में जोर दिया, भाभी, बाम लगाना आसान है, लेकिन मालिश करना मुश्किल होगा। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और फिक्र थी कि अनन्या मना नहीं कर पाईं। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गईं और अपनी हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती को कमर से थोड़ा ऊपर उठाया। यहाँ पर बाम लगाओ, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन ने अपनी उंगलियों पर बाम लिया और धीरे धीरे अनन्या की कमर पर मलना शुरू किया। जैसे ही उसके गर्म और नरम हाथ अनन्या की त्वचा को छुए, अनन्या को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसकी मालिश इतनी सावधानी और प्यार से भरी थी कि अनन्या का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जब अर्जुन की उंगलियां उनकी कमर के पास गईं, अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुद को संयमित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन का स्पर्श उसे अंदर तक छू रहा था। भाभी, दर्द अब कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब भी वही चिंता थी। अनन्या थोड़ा हड़बड़ा गई और अनायास ही बोल पड़ी, थोड़ा और नीचे। अर्जुन ने सावधानी से बाम को और नीचे लगाना शुरू किया। उसकी उंगलियां अनन्या की त्वचा पर धीरे धीरे फिसल रही थीं और हर स्पर्श के साथ अनन्या को एक अनजानी सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। भाभी, अगर आप सलवार को थोड़ा और नीचे कर लें तो बाम अच्छे से लग जाएगा, अर्जुन ने धीरे से कहा। अनन्या थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उन्होंने हल्के से सलवार को नीचे सरकाया। सलवार का नाड़ा बंधा होने के कारण वह ज्यादा नीचे नहीं गई, लेकिन अर्जुन की मालिश अब और गहरी हो गई थी। भाभी, आपकी त्वचा कितनी मुलायम और चमकदार है, अर्जुन ने तारीफ करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो अनन्या को और शर्मा रही थी। अनन्या ने उल्टे लेटे हुए ही जवाब दिया, तू भी ना अर्जुन, बस तारीफ करने की आदत है तुझे। उसकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मालिश जारी रखी। थोड़ी देर बाद अनन्या ने कहा, बस अब ठीक है। अर्जुन चुपचाप उठा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। अनन्या लेटी रही और उसे एक अनजाना सा सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसकी इतनी फिक्र की थी, जिसमें प्यार, देखभाल और स्नेह था। अर्जुन के बारे में सोचते सोचते वह कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह अनन्या तरोताज़ा महसूस कर रही थीं। नहाने के बाद उन्होंने एक खूबसूरत काले रंग की साड़ी पहनी, जिस पर सफ़ेद कढ़ाई थी। साथ में उन्होंने सिल्वर हाई हील सैंडल पहने और हल्का मेकअप किया। वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगीं, लेकिन बार बार उनकी नज़र सीढ़ियों की ओर जा रही थी, जहां से अर्जुन नीचे आने वाला था। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से उतरा, उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी। वाह भाभी, आज तो आप कमाल लग रही हैं। लगता है कल की मालिश का जादू चल गया, उसने हंसते हुए कहा। उसकी नज़रें अनन्या की साड़ी और हाई हील सैंडल पर टिकी थीं। अनन्या ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, तूने तो जादू कर दिया अर्जुन। दोनों हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान अर्जुन ने पूछा, भाभी, आप साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती हैं, फिर हमेशा क्यों नहीं पहनती? अनन्या ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन खास मौक़ों पर। तुझे साड़ी इतनी पसंद है क्या? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, हाँ भाभी, साड़ी में आप और भी खूबसूरत लगती हैं। अनन्या के गाल शर्म से लाल हो गए। अर्जुन ने जाते वक्त कहा, भाभी, रात का खाना मैं बाहर से ले आऊँगा। आप कुछ मत बनाना, और अगर कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तू ध्यान से जाना। अर्जुन के जाने के बाद अनन्या घर के कामों में व्यस्त हो गईं। फिर वह अर्जुन के कमरे की सफाई करने गईं। वहां बेड के नीचे उसे एक सफेद रेशमी कपड़ा दिखा। उसे बाहर निकालते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह एक औरत का अंतर्वस्त्र था। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि यह शायद किसी और का हो सकता है। उसे कुछ दिन पहले की घटना याद आई, जब अर्जुन का दोस्त रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड रीना इस कमरे में थे। अनन्या ने कपड़े को एक तरफ रख दिया
और सफाई पूरी की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस की कोमल भाभी, जो 35 साल की थीं और एक ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, वहां खड़ी थीं। अनन्या ने जल्दी से कमरा बंद किया और कोमल के साथ बैठकर गपशप करने लगी। कोमल के जाने के बाद अनन्या ने फिर से नहाने का फैसला किया। अर्जुन ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए उन्होंने एक गहरी नीली रंग की साड़ी पहनी और सिल्वर हाई हील सैंडल। शाम 4 बजे अर्जुन घर लौटा। जैसे ही अनन्या ने दरवाज़ा खोला, अर्जुन उसे देखता रह गया। भाभी, आप तो आज साड़ी में किसी अप्सरा जैसी लग रही हैं, उसने तारीफ की। अनन्या ने हंसते हुए कहा, बस तू भी ना। अर्जुन रात का खाना लेकर आया था। उसने कहा, भाभी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप एक गिलास शरबत बना दीजिए। अनन्या ने शरबत बनाया और अपने बेडरूम में ले आई, जहाँ कूलर चल रहा था। अर्जुन एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में नीचे आया और कुर्सी पर बैठ गया। अनन्या बेड पर टांगें लटकाकर बैठी थीं। दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। अर्जुन ने पूछा, भाभी, कमर का दर्द अब कैसा है? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी मालिश का कमाल है। अर्जुन ने शरबत का गिलास रखते हुए कहा, चलो एक बार और मालिश कर देता हूँ, ताकि आप और बेहतर महसूस करें। अनन्या ने मना किया, लेकिन अर्जुन ने जोर दिया। आखिरकार अनन्या मान गई। अच्छा, पहले सैंडल उतार दूं? उन्होंने पूछा। नहीं भाभी, ये सैंडल आपके पैरों को और खूबसूरत बना रहे हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, अर्जुन ने चंचलता से कहा। अनन्या हंस पड़ी और साड़ी में ही लेट गईं। अर्जुन ने बाम लिया और उनकी कमर की मालिश शुरू की। अनन्या ने मजाक में पूछा, अर्जुन, तुझे मेरी हाई हील सैंडल इतनी पसंद क्यों हैं? अर्जुन शर्माते हुए बोला, भाभी, मुझे लगता है कि ये आपके व्यक्तित्व को और निखार देती हैं। मालिश के दौरान अर्जुन ने कहा, भाभी, साड़ी को थोड़ा ढीला कर लें, ताकि मालिश अच्छे से हो सके। अनन्या ने हल्के से साड़ी ढीली की, लेकिन तभी उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से साड़ी को ठीक किया और अर्जुन को रुकने का इशारा किया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे मालिश जारी रखी। अनन्या को उसकी देखभाल और स्नेह से भरे स्पर्श से सुकून मिल रहा था, और वह इस पल का आनंद ले रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। चटकनी की हल्की सी आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर दिया। मैंने सोने का नाटक किया, पर मेरी सांसें जैसे थम सी गई थीं। मुझे अंदाज़ा था कि वह क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही, अपने दिल की उथल पुथल को दबाकर। उस रात जो हुआ, वह मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 28 साल। मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में अपने ससुर अखिलेश जी के साथ रहती हूँ। हमारा मकान पुराना है, गलियाँ तंग हैं, लेकिन दिलों में जो तूफान उठ रहा था, वह बिल्कुल नया था। 2 साल पहले मेरी सास, माँ जैसी, कैंसर से हमें छोड़ गईं, और मेरे पति रोहन 3 साल पहले एक कार हादसे में मुझे अकेला छोड़ गए। तब से मैं और अखिलेश जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। मैं दिन भर एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। घर लौटकर खाना पीना, बाजार, सब संभालती हूँ। अखिलेश जी, जो अब 45 साल के हैं, पहले मोहल्ले के चहेते इंसान थे। उनकी हंसी, उनके किस्से, चौपाल पर उनकी बातों का वजन, सब कुछ गली में गूंजता था। लेकिन माँ के जाने के बाद वह जैसे टूट से गए। दिन भर अपने कमरे में या टीवी के सामने क्राइम शो देखते रहते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देता। मैं सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कम कर सकती हूँ? क्या उनकी ज़िंदगी में फिर से कोई रंग भर सकती हूँ? एक रात की बात है। रात के करीब 2 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गली में कुत्तों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अखिलेश जी का कमरा ऊपर था और मेरा नीचे। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ? मैं डरते डरते ऊपर गई। उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने चुपके से झांका। अखिलेश जी अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। उनके एक हाथ में मोबाइल था और वह कुछ देख रहे थे, शायद कोई पुरानी तस्वीर या वीडियो। पास में रखा गिलास अचानक ज़मीन पर गिर गया, लेकिन वह इतने खोए हुए थे कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तड़प भी। कुछ देर बाद उन्होंने मोबाइल साइड में रखा और लेट गए। मैं धीरे से नीचे अपने कमरे में लौट आई।
उस रात जो मैंने देखा उसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अखिलेश जी अकेलेपन से जूझ रहे थे, लेकिन अपने दर्द को छिपा रहे थे। मैं सोचने लगी, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं उनके दिल में वो खोया हुआ सुकून ला सकती हूँ? अगली सुबह मैंने फैसला किया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनके लिए उनकी पसंद का मसाला डोसा बनाया और साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी। जब मैंने उनके सामने परोसा, वह चौंक गए। रिया, ये सब इतनी सुबह? मैंने हंसकर कहा। अखिलेश जी, आपकी वो पुरानी वाली मुस्कान लाने के लिए ये डोसा तो छोटी सी बात है। वह हल्का सा मुस्कुराए और मेरे दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उस दिन के बाद मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया, कभी शाम को उनके साथ गली में टहलने निकली। एक दिन जब मैं रात को खाना बना रही थी, उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात मेरे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, अखिलेश जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे के लिए वो कमी पूरी कर सकते हैं। एक शाम जब मैं कॉल सेंटर से लौटी, अखिलेश जी आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं उनके पास गई और बोली, अखिलेश जी, आपको याद है आप कहाँ करते थे कि ज़िंदगी एक गाना है जो हर धुन में बहता है? वह मुझे देखकर बोले, हाँ, पर अब तो मेरा गाना जैसे थम सा गया है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए हम इस गाने में नई धुन जोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए वो संगीत बन सकते हैं। उस रात जब घर की बत्तियां बुझ गईं, मैंने देखा कि अखिलेश जी मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनकी आंखों में हिचक थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, अखिलेश जी, सब ठीक? वह चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रिया, तूने आज जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में अपनी बेटी देखता हूँ, लेकिन शायद कुछ और भी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हल्के से कहा, अखिलेश जी, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली में एक गर्माहट थी जो मेरे दिल तक उतर गई। वह बोले, रिया, ये रास्ता आसान नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अखिलेश जी, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे गुनगुनाने लगती है। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। पुरानी बातें, माँ के किस्से, रोहन की शरारतें, और वो दिन जब घर में हंसी गूंजती थी। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। अखिलेश जी की आंखों में वो खालीपन कम हो गया और मेरा दिल भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं दफ्तर से लौटी, अखिलेश जी ने मेरे लिए मेरी पसंद की मसाला चाय और पकौड़े बनाए थे। रिया, आज तुझे कुछ छटपटा चाहिए, उन्होंने हंसकर कहा। मैंने जवाब दिया, अखिलेश जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। वो एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, उनकी बातें, उनका शोर, लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नहीं, बस एहसास थे। उस दिन के बाद हमारे घर में जैसे एक नया रंग बिखरने लगा। अखिलेश जी की आंखों में वो पुरानी चमक धीरे धीरे लौट रही थी, और मेरा दिल भी जैसे हर दिन हल्का हो रहा था। मैं कॉल सेंटर से लौटती और अखिलेश जी आंगन में मेरे लिए मसाला चाय या कोई छोटा मोटा नाश्ता तैयार रखते। उनकी वो छोटी छोटी कोशिशें मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थीं। एक शाम की बात है। बारिश हो रही थी और लखनऊ की तंग गलियों में पानी की छप छप की आवाज़ गूंज रही थी। मैं दफ्तर से भीगते हुए लौटी। अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक तौलिया और मेरी पसंद की अदरक वाली चाय थी। रिया, तू भी ना छाता ले जाना भूल जाती है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने तौलिया लिया और मुस्कुराकर बोली, अखिलेश जी, जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं तो छाते की क्या ज़रूरत। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो गर्माहट चमकी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात हम दोनों आंगन में बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अखिलेश जी, आपको याद है आप माँ को कैसे लव लेटर लिखा करते थे? वो किससे सुनाया कीजिए। वह हंसे और उनकी हंसी में वो पुराना जोश था। रिया, वो तो जवानी के दिन थे। तेरी सासू माँ को मैंने पहला लेटर एक गुलाब के साथ दिया था। वो गुस्सा हो गई थीं, लेकिन फिर चुपके से मुस्कुराई थीं। मैंने हंसकर कहा,
तो अब आप मेरे लिए एक लेटर लिखेंगे? वह ठिठक गए, फिर धीरे से बोले, रिया, अब तो मेरे अल्फाज तुझ में ही बसते हैं। लेटर की क्या ज़रूरत? उनकी बात ने मेरे दिल में जैसे आग सी लगा दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखें शायद सब कुछ कह रही थीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में जाने लगी, अखिलेश जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियों में वो गर्माहट थी जो मेरे पूरे वजूद को सुकून दे रही थी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा, तूने मेरी जिंदगी में फिर से बारिश ला दी। लेकिन ये रास्ता, क्या हम सही जा रहे हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अखिलेश जी, दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपने दिल की बात दबा लें तो क्या जीना बाकी रह जाएगा? उस रात हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हम बस एक दूसरे के करीब बैठे, पुरानी यादों को ताज़ा किया। अखिलेश जी ने बताया कि कैसे वह और माँ हर बारिश में छत पर चाय पीते थे। मैंने कहा, तो चलिए, कल हम भी छत पर चाय पियेंगे। वह मुस्कुराए और बोले, रिया, तू सच में मेरी ज़िंदगी में एक नई धुन ले आई है। अगले दिन मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली। घर लौटते वक्त मैंने बाजार से अखिलेश जी की पसंद की मिठाई, रसगुल्ले खरीदे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अखिलेश जी ने छत को सजा रखा था। पुरानी कुर्सियों पर रंग बिरंगे तकिए और एक छोटा सा रेडियो जिसमें पुराने गाने बज रहे थे। ये क्या अखिलेश जी? मैंने हंसकर पूछा। वह शर्माते हुए बोले, सोचा तुझे बारिश में चाय पिलाऊं, जैसे पुराने दिन थे। मेरे दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। हम छत पर बैठे। बारिश की हल्की फुहारें थीं और रेडियो पर रिमझिम गिरे सावन बज रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, अखिलेश जी, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रिया, तू मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन बन गई है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, तो फिर ये धड़कन कभी रुकने न दें। उस रात जब हम छत से नीचे आए, अखिलेश जी ने मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वो पल इतना कोमल, इतना पवित्र था कि मेरे दिल में जैसे सारी दुनिया की खुशी समा गई। हमने कोई सीमा नहीं लांघी, बस एक दूसरे के दिलों को थाम लिया। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। अखिलेश जी फिर से गली की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ हंसने लगे। मैं जब दफ्तर से लौटती तो वह मेरे लिए कोई नई रेसिपी बनाकर रखते। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब का पौधा लाकर कहा, रिया, ये तेरा है, जैसे तूने मेरे सूखे हुए दिल में फिर से फूल खिलाए। मैंने वो पौधा लिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, अखिलेश जी, ये फूल हम दोनों का है, हम इसे साथ मिलकर खिलाएंगे। बाहर की दुनिया में लोग अब भी बातें करते थे। कुछ ने हमें स्वीकार किया, कुछ ने नज़रें फेर लीं, लेकिन हमारे छोटे से घर में एक नई दुनिया बस रही थी, जहाँ न कोई नाम था, न कोई रिश्ता, बस दो दिल थे जो एक दूसरे की धड़कन बन गए थे।